बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम 30th ऑफ मार्च 2024 सैटरडे का जो नॉन एडिटोरियल्स का एनालिसिस है वो आज करेंगे। और सबसे पहला एडिटोरियल है डैश्ड होप्स। डैश्ड होप्स का मतलब है तबाहशुदा उम्मीदें, मतलब ऐसी उम्मीदें जो कि तबाह हो गई। बात इसमें की जा रही है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं, उन्होंने जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर एक चार्जशीट दी और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो है वो इजलास बुलाना और सुप्रीम जुडिशल कन्वेंशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा। उसके हवाले से ये एडिटोरियल है। और डिसअपॉइंटमेंट, ये जो पहला ही वर्ड है, ये इस पूरे एडिटोरियल का मेन आइडिया दे रहा है। वो कहते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट जो है वो काफी ज्यादा हुई है। और ये समझा गया था कि लास्ट ईयर जो कि न्यू चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है, तो वो बड़े अपफ्रंट पे रहने वाले और एक स्टेडफास्ट किस्म के जज हैं। तो उम्मीद ये थी कि वो इस तरह के मामलात में अपना एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे और इस पे एक्शन लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जुडिशल इंडिपेंडेंस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। और ये जो कंप्लेंट चीफ जस्टिस से की गई थी इंटरफेरेंस के हवाले से, कि जिसमें जुडिशरी की वर्किंग में स्पाई ऑन, यानी कि उसमें जासूसी करना, थ्रेटन, उनको धमकियां देना, इंटिमिडेट जजेस, जजेस को खामखा जो है वो टच करना और उनको वार्न करना चीजों पे। दूसरे लफ्जों में जजेस के काम में इंटरफेरेंस पैदा करना और मुदाखलत करना। इसके ऊपर सोचा गया था कि सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त एक्शन लेगी, फर्म स्टैंड, सख्त एक्शन लेगी, लेकिन कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। कंसिडरिंग इट कि जी वो जाहिर है, इसलिए ये सख्त एक्शन सोचा गया था क्योंकि एग्जेक्टिव जो है, देखें यहाँ पे ना थोड़ा सा इस बात को समझ लेना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी जो स्टेट है या किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो स्टेट होती है ना, वो 3 पिलर्स उसके होते हैं जो एक दूसरे के कामों में मुदाखलत नहीं करते। 3 पिलर्स ऑफ स्टेट कौन कौन से होते हैं? लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जेक्टिव। लेजिस्लेचर जो असेंबलीज होती हैं या सेनेट वगैरह जो कानून साजी करते हैं, कानून बनाते हैं, वो लेजिस्लेचर हैं। दूसरी साइड पे जुडिशरी है, जिसको हेड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और फिर हाई कोर्ट्स के जजेस और उनके नीचे लोअर जुडिशरी सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की। तो अब ये जो जुडिशरी है, ये थर्ड सेकंड पिलर ऑफ स्टेट है। और थर्ड जो है वो एग्जेक्टिव है, जिन्होंने लॉ को इम्प्लीमेंट करना होता है, जो कि लेजिस्लेचर ने बनाया होता है। और जहां जहां जरूरत पड़ती है जुडिशरी की कि वो लॉ को एक्सप्लेन करे, तो वो लॉ को एक्सप्लेन करती है अंडर द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये डायरेक्टली आती हैं एक तरह से प्राइम मिनिस्टर के अंडर, और फिर दूसरी तरह से ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंडर आती हैं। मतलब अपनी जो ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से ये रिपोर्ट करते हैं आर्मी चीफ को आईएसआई वाले, ठीक है। और जो अपना उनकी जो वर्किंग होती है, उस वर्किंग के हवाले से वो रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। तो ये एक इस तरह से डबल उनका वो रोल बन जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ भी इन टच होते हैं, उसके भी अंडर काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शंस भी लेते हैं और दूसरी तरफ से आर्मी चीफ के डायरेक्शंस भी लेते हैं। अच्छा, अब इस तरह से अगर देखा जाए तो आर्मी चीफ वाली साइड को देख लिया जाए या प्राइम मिनिस्टर वाली साइड को डायरेक्ट देख लिया जाए, दोनों सूरतों में
इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो एग्जेक्टिव के अंडर आती हैं और एग्जेक्टिव का हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जेक्टिव का हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर है और दूसरी तरफ जुडिशरी का हेड जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। अब इसको ये समझा जाता है, ये जजेस जो इतने हाई लेवल के जजेस हैं, उनके काम में अगर मुदाखलत हो रही है तो ये समझा जाता है कि एग्जेक्टिव जुडिशरी के मामलात में इंटरफेरेंस कर रहा है। तो एग्जेक्टिव जुडिशरी के मामलात में इंटरफेरेंस अगर कर रहा है और उनके एग्जेक्टिव की अगर एग्जेक्टिव्स ग्रोइंग लिस्ट ऑफ ह्यूमन एंड सिविल राइट अब्यूजेस, यानी कि उनकी जो ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स हैं उनकी जो वायलेशंस हैं वो अगर बढ़ रही हैं, तो उसके ऊपर एक्शन किसको लेना है? कोर्ट को लेना है, जुडिशरी को लेना है, अपने जजेस को बचाने के लिए। ठीक है? तो ताकि और उम्मीद यही की जा रही थी, इस पूरे फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया गया है कि उम्मीद यही की जा रही थी कि जुडिशरी जो है वो अपनी इंटरनल वर्किंग के अंदर ये इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके ऊपर अपनी ताकत से इसको रोकेगी। पुट्स इट फुट डाउन। पुट्स इट्स फुट डाउन का मतलब है कि वो अपना पांव दबा देगी, यानी कि वो पूरी ताकत से इसको रोकेगी। जो कि अब आगे सैडली सैडली से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पूरे पैराग्राफ के ऊपर इस सैडली का असर है। अगर कोई पैराग्राफ स्टार्ट ही इस तरह से किसी ओपिनियन से हो रहा हो, जिसको ओपिनियन एडवर्ब्स कहते हैं, कनेक्टर्स भी इसको आम जुबान में कहा जाता है, कोहेसिव डिवाइसेस इसको टेक्निकल जुबान में कहा जाता है। तो इस तरह से सैडली का वर्ड एक अगर पैराग्राफ के स्टार्ट में ही आ गया ना, इसका मतलब है कि पूरा पैराग्राफ में सैडली का ही वो चलेगा। ये राइटिंग स्किल्स की मैं बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेने की बजाय क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने पास द बक टू द गवर्नमेंट। पास द बक एक ईडियम होता है, इसका मतलब है जिम्मेदारी शिफ्ट कर देना, अपने कंधों से बोझ उतार के किसी और के कंधों पर डाल देना। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही किया है कि अपने कंधों से बोझ उठा उतार के गवर्नमेंट के कंधों पर डाल दिया है। और ये एक कोर्ट की कॉन्सेंट से, दूसरे लफ्जों में जाहिर है चीफ जस्टिस ने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा और उसमें ये कहा कि आप एक इंक्वायरी कमीशन बनाएं। अच्छा, अब वो इंक्वायरी कमीशन बनेगा जिसको हेड कौन करेगा? करेगा एक रिटायर्ड जज करेगा। ठीक है? हेड उसको रिटायर्ड जज करेगा और उसकी फॉर्मेशन, कंपोजिशन एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी कि वो किन खतूत के ऊपर तहकीकात करेंगे, ये सारा कुछ तय कौन करेगा? फेडरल कैबिनेट करेगी। फेडरल कैबिनेट करेगी। ठीक है? अच्छा, अब इस बात पे बहुत सारे लोग जो कि जिनकी राय है इस हवाले से जुडिशल मैटर्स में, वो ये कहते हैं, पहली बात तो ये है कि क्या एक रिटायर्ड जज जो है वो सिटिंग जो हाई कोर्ट के जजेस हैं जिनके पास अथॉरिटी है, रिटायर्ड जज के पास तो कोई अथॉरिटी नहीं होती ना, क्या वो सिटिंग जजेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है? इसके लीगल मैटर्स भी हैं और इसके ओवरऑल सोशल मैटर्स भी हैं, इसके इसके बैकग्राउंड में क्या वो कर सकता है? और दूसरा, क्या एक रिटायर्ड जज सर्विंग जर्नल्स को, जो कि जाहिर है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के अच्छी पोस्ट पे हैं, क्या उनको वो इस तरह से क्रॉस एग्जामिन कर सकता है? या अगर करेगा भी तो क्या वो सीरियस तरीके से कर सकता है एक ऑफिशियल अथॉरिटी के साथ? क्योंकि रिटायर्ड जज के पास तो कोई ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं है ना, उसे तो तहकीक करनी है और करके आगे दे देनी है। तो वो जाहिर है कि जिसके पास ऑफिशियल अथॉरिटी होगी, इस तरह के हाई ऑफिशियल्स उसे ही आंसर करेंगे ना। और फिर जब आंसर करेंगे तो जाहिर है उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगी। क्रॉस एग्जामिनेशन में जिसके पास अथॉरिटी होती है उसको सही सही आंसर देना, एग्जामिनी की जिसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्या सर्विंग जर्नल्स और सिटिंग जजेस, क्या ये इस मतलब को करेंगे कि जी इनकी इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन एक रिटायर्ड जज कर सके? एक तो पहली बात ये।
और फिर उसके बाद दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि एग्ज़ेक्टिव के ये जो मेंबर्स हैं, ये फेडरल जो कैबिनेट है, ये तो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की इसी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जो इसी इंटरफेरेंस है, उसके बेनिफिशियरीज़ हैं। मतलब उसी इंटरफेरेंस की वजह से तो जजेस अपने सही फैसले नहीं कर पा रहे। और ये लोग जो गवर्नमेंट में इस वक़्त बैठे हैं, वो गवर्नमेंट में इसलिए बैठे हैं कि इतना ज़्यादा ज़ोर-ज़बरदस्ती की गई है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से, इंटरफेरेंस किया गया है और ये बेनिफिशियरीज़ हैं उस चीज़ के। तो क्या ये इंडिपेंडेंट तहकीकात होने देंगे? और दूसरी बात ये है कि सिर्फ़ ये बेनिफिशियरीज़ ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबल भी हैं। रिस्पॉन्सिबल भी हैं कि अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी डिफेंस मिनिस्टर के अंडर काम कर रही है या डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम कर रही है, तो वो अगर ये काम कर रही है कि जजेस को इस हद तक जो है ना वो तंग किया जा रहा है, तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर की पहले से मर्जी के बगैर हो रहा है? ज़ाहिर है उसकी मर्जी के साथ हो रहा है, या मर्जी के साथ नहीं भी है तो कम से कम उसके नॉलेज के साथ हो रहा है। उसको पता है इस बात। और अगर उसको पहले से ही पता है, तो क्या फिर वो सही तहकीकात होने देंगे? क्योंकि अगर सही तहकीकात हों और जजेस की सारी जो एलिगेशंस हैं वो प्रूव हो जाएँ, तो सबसे पहला जो कह लें कि सज़ा मिलनी है वो तो प्राइम मिनिस्टर को मिलनी है, उसकी कैबिनेट को मिलनी है। और क्या वही कैबिनेट जो है वो डिसाइड करेगी कि कौन तहकीकात करेगा और कौन नहीं करेगा? अजीब किस्म की बात है ना? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज़ दी गई है, वो प्रेस रिलीज़ ये दी गई है जिसको कहते हैं एक आम रूटीन की बात कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो कभी भी अपने मामलात में इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेगी और कोई भी एग्जेक्टिव के जो अफेयर्स हैं उनके अंदर एग्जेक्टिव के अफेयर्स को कभी भी इंटरवीन नहीं करने देगी, इंटरफेरेंस नहीं करने देगी। और जुडिशल वर्किंग जो है जजेस की, उसके अंदर इस इंटरफेरेंस को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हुआ क्या है? मतलब ये तो है सिर्फ प्रेस रिलीज की हद तक। तो प्रेस रिलीज की हद तक जो बात है वो तो ऐसी बुकिश बात है। लेकिन हुआ असल में ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अकोमोडेटिव अप्रोच अपनाई है। अकोमोडेटिव अप्रोच वो अप्रोच है कि जिसमें मामलात को ठंडा करने की कोशिश की गई है। ठीक है? हालांकि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है कि जुडिशियल कन्वेंशन किया जाए ताकि इस सारे मामले को, इस ऑर्डील का मतलब क्या है, इस बहुत ही मुश्किल हालात को डिस्कस किया जाए वहां पे कि जो अदालत के लिए पैदा कर दिए गए हैं, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। और वो इजलास बुलाने की बजाय चीफ जस्टिस अपने तौर पर ही एग्जेक्टिव को वो जिम्मेदारी सौंप चुके हैं कि जाएं जी आप एग्जेक्टिव, मतलब जिनके ऊपर इल्जाम है वही इसकी तहकीक करेंगे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, टू हैव वॉश्ड इट्स हैंड्स आउट ऑफ द मैटर, और इससे अपने हाथ साफ कर लिए हैं। आप साइड पे हो गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट को इनवाइट कर लिया है कि आप इंक्वायरी करें। तो दिस कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है, इसने सुप्रीम कोर्ट की अपनी ही जो ऊपर वाली प्रेस रिलीज है जिसका जिक्र हो रहा है, इस प्रेस रिलीज को खुद ही से डिनाई कर दिया है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए जो इसमें कोर्स ऑफ एक्शन है वो कभी भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए नहीं है, क्योंकि जुडिशरी के इंटरनल मैटर्स में अब जुडिशरी से, मतलब दूसरे लफ्जों में जुडिशरी से आके तहकीक कौन करेगा, एग्जेक्टिव के लोग करेंगे। ठीक है, और जाहिर है कि कमीशन कौन बनाएगा, प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। प्राइम मिनिस्टर उस कमीशन को बनाने वाला है, तो इट मींस कि वो कमीशन रिपोर्ट करेगा प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ही के ऊपर तो ये इल्जाम है कि उसके अंडर इदारों ने ये काम किया है। इसका मतलब है ये कोई सेंस बनती नहीं है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो बहरहाल एंड पे
न्यूज़पेपर कहता है कि इट मस्ट देयरफॉर बी रिकंसिडर्ड, इसको रिकंसिडर होना चाहिए, रिकंसिडर इसको लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है कि जिसको इस तरह से जाने नहीं दिया जा सकता। और स्टूडेंट्स, इसमें जो मैंने ये ब्लू हाईलाइट किया हुआ है, ये हैं जो आपके लैंग्वेज बूस्टर्स की लिस्ट में लिखे जाने वाले वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं। डैश्ड होप्स का मतलब है तबाहशुदा उम्मीदें। पुट इट्स फुट डाउन का मतलब ये होता है कि अपनी ताकत को इस्तेमाल करके किसी गलत चीज को रोकना। पास द बक का मतलब है टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल देना। अकोमोडेटिव अप्रोच का मतलब है कि सुलह सफाई वाली अप्रोच, और जो कुछ पीछे गलत हो गया है या किसी ने गलत किया है उसको छोड़ के बस ठीक है जी आगे ठीक हो, इसको अकोमोडेटिव अप्रोच कहते हैं। टू हैव वॉश्ड इट्स हैंड ऑफ द मैटर, कि इस अब मामले से अपने हाथ साफ कर लेना, मतलब साइड पे हो जाना। तो ये वो सारे लैंग्वेज बूस्टर्स हैं जो आप नोट करें अपने पास, और आप आगे चल के अपने इसको राइटिंग्स में यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, नेक्स्ट एडिटोरियल जो सेकंड वाला है। इस एडिटोरियल में हाइक इन पावर रेट्स, जो बिजली की जो कीमतें हैं उसको बढ़ाया गया है, उसके बारे में बात हो रही है कि जो वर्किंग क्लास है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए ज़िंदगी और मुश्किल बना दी गई कि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो क्राइसिस पहले ही बहुत सीरियस है, उसको और सीरियस कर दिया गया कि नेपरा की तरफ से बिजली की कीमत, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत बढ़ा दी गई है पर यूनिट 2.7 रुपीज। मतलब एक यूनिट के ऊपर 2.75 रुपए की कीमत बढ़ा दी गई है। और इसके ऊपर मजीद जुल्म ये है कि ये आगे फ्यूचर में तो अप्लाई होनी ही होनी है, लेकिन पीछे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर 2023, यानी कि जो लोग अक्टूबर से दिसंबर तक बिजली खर्च कर चुके हैं, जो खर्च कर चुके हैं उनका बिल आ चुका है, अब वो जितनी खर्च कर चुके हैं उनके ऊपर मजीद अब वो वाले पैसे भी देने हैं। यानी कि कंज्यूमर्स ने, जी तो अब मजीद इस पे सितम ये है कि जो अक्टूबर 2023, पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर तक जो बिजली खर्च की जा चुकी है उसका बिल दिया जा चुका है, अब उसके भी एरियर्स देने हैं। यानी कि आगे कीमत भी बढ़ेगी और जो पिछले अक्टूबर से लेकर अब तक की कंजम्पशन है उसको भी आगे उसके एरियर्स भी देने हैं। इस मतलब जो कीमत बढ़ी अब है, लेकिन अप्लाई वो अक्टूबर से हो जाएगी, जरा ये गवर्नमेंट का वो देखें। तो इसके ऊपर हमारा जो एडिटर है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है, और यस जरूर होना चाहिए। और फिर ये जो वाली इंक्रीज है ना, ये हमने आईएमएफ के साथ पहले से ही मुआहदा कर रखा था। जुलाई के अंदर, पिछले जुलाई में जो हमारी गवर्नमेंट चल रही थी, जो सिटिंग गवर्नमेंट जो थी, इंटरिम गवर्नमेंट, उन्होंने आई कैप आई 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 आईएमएफ की जो डील है वो लेने के लिए, ये जो 3 बिलियन की शॉर्ट टर्म डील है ये लेने के लिए, और डिफॉल्ट से बचने के लिए, और इंटरनेशनल अपने जो रिजर्व्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्होंने ये वादा पहले से कर लिया था। ठीक है, कि वो आगे चल के ये वाला बोझ डालेंगे अपने कंज्यूमर्स के ऊपर। ठीक है। और फिर एक और बात भी है, न्यूज़पेपर कहता है कि ये अभी स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं हुई। अभी नेपरा ने आगे चल के 7.63 7.63 पर यूनिट इंक्रीज की समरी और मूव करनी है, जो कि इस और फरवरी के महीने से अप्लाई होगी एडिशनल फ्यूल कॉस्ट की सेंस में, कि फ्यूल की कीमतें बढ़ी हैं तो हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, तो अब मजीद बढ़ाया जाए। इस तरह करके ये मजीद भी आगे और बर्डन आना है।
तो कहते हैं कि न्यूज़पेपर कहते हैं कि ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो हमारी जो पिछले कुछ सालों से, स्पेशली पिछले 2 सालों से हमारी जो मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई और इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हुई हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस इसी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। फिनोमिनली रेज़ हुई हैं इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। उसकी वजह करेंसी की डिवैल्यूएशन भी है, उसकी वजह इंटरेस्ट रेट का हाइक भी है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गए। उसकी वजह जो है वो राइजिंग फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस, जो फिक्स कैपेसिटी हमारी है उसके जो राइजिंग चार्जेस हैं। फिक्स कैपेसिटी का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स बने हुए हैं, जो ग्रिड स्टेशंस लगे हुए हैं, उनको रन करने की कॉस्ट भी बढ़ गई है ना। और फिर उसके बाद फॉल आउट ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के जो मतलब कमियां कोताहियां हैं, जो उसके ट्रांसमिशन के नतीजे में जो एक नुकसान होता है वो भी बढ़ गया है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, असल में ये इकट्ठी इकट्ठी टर्म ही है। फॉल आउट ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस एंड पावर थेफ्ट, यानी कि जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं, मतलब बिजली जो है ना जितनी चलती है, रास्ते में जाहिर है कि वो हवा से गुजरती है, डिफरेंट टाइम का टेम्परेचर होता है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है आगे चल के जहाँ पे यूज होती है, कंज्यूम होती है, वहां तक उतनी एफिशिएंसी उसकी नहीं रहती। कुछ बिजली रास्ते में जाय हो जाती है, कुछ ग्रिड स्टेशन की वर्किंग की वजह से जाय हो जाती है, ये तो एक नेचुरल सी चीज है। और दूसरी तरफ बिजली की चोरी, मतलब ये जो लॉसेस हैं और फिर बिजली की चोरी है, लाइन लॉसेस इन्हें कहते हैं। लाइन लॉसेस भी और बिजली की चोरी भी, इन दोनों का जो नतीजा आता है उसकी वजह से भी बिजली की कीमतें काफी हद तक पिछले सालों में बढ़ी हैं। अ, और एडिशनल ये कि जो जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो भी बढ़ी है। और ये भी सारे का, और फिर उसके बाद मतलब वो कहता है, न्यूज़पेपर एडिटर कहता है कि मतलब जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने ना सिर्फ ये कि जो ये कॉस्ट वगैरह है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और जनरेशन कॉस्ट, इसके ऊपर जो खर्चा आता है उसको बियर करना है, बल्कि जो सिस्टम की इनएफिशिएंसीज हैं, सिस्टम की इनएफिशिएंसीज का मतलब कि बिजली चोरी होती है, ये तो पकड़े अगर बिजली चोरी तो नुकसान पूरा हो जाएगा और काफी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन सिस्टम की ये कमी कोताही है कि वो बिजली चोरी को नहीं पकड़ सकता। इसके और वो वाला बर्डन भी उन लोगों के ऊपर जा रहा है कि जो बिजली का बिल देते हैं। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और मैं एडिशनली बात यहाँ पे ये करूंगा कि बिजली चोरी जाहिर है जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसकी मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ से आगे समझ लें कि स्टोरी क्या है। अच्छा, वो कहते हैं कि मतलब ये तो फिर इस चीज पे तो हैरान होने वाली कोई बात ही नहीं है कि बिजली चोरी जो है वो जितनी ज्यादा बड़ी है पिछले कुछ अरसे में, उतना ही कंजम्पशन में डिक्लाइन आया है। बिजली बनाने की सलाहियत हमारी कम हुई है, इसकी वजह से भी प्राइस बढ़नी है। बिजली चोरी बढ़ी है, इसकी वजह से भी प्राइस बढ़ेगी। और ये सारा कुछ उस तबके पे डाला जा रहा है जिन बेचारों की परचेजिंग पावर पिछले 2 सालों में तकरीबन आधी रह गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई है, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। और फिर मजबूरन उन उन फैमिलीज को क्या करना पड़ेगा, जाहिर है वो कर रहे हैं कि अपनी ग्रोसरीज पे कट लगाएंगे, घर के जो आम छोटी मोटे इस्तेमाल की चीजें हैं उस पे कट लगाएंगे, अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर सही तौर पर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, अपनी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज को सही तरह से नहीं ले पाएंगे। ये सारा कुछ इस तरह से चल रहा है। और ये एवर वर्सनिंग सिचुएशन जो है ये कभी ये कम हो ही नहीं रही। और ये जो लो टू मॉडरेट इनकम वाले जो लोग हैं, यानी कि जो लोअर मिडिल क्लास इनको कहा जाता है, उनके ऊपर ये बहुत बड़ा बर्डन पड़ रहा है और ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन बहरहाल वो कहता है कि हाउएवर, ताहम पिछले 2 सालों में ये जो बिजली के बिल बढ़े हैं, जरा गौर करना है ये इस बात पे
कि पिछले 2 सालों में बिजली, गैस वगैरह के बिल बहुत बढ़े हैं, उसकी वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत लगाए गए हैं। लेकिन ये क्यों लगाए गए हैं? ताकि जो एलीट क्लासेस हैं, जो रूलिंग क्लासेस हैं, उनके लिए इंपोर्टेड लग्जरीज का इंतजाम किया जा सके। जो एलीट बिजनेसेस हैं, उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो सकें। ये इस मकसद के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। और ये जो हमारी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसको बहुत डीप एंड डीप किया जा रहा है। सोशल क्राइसिस भी इससे पैदा हो रहा है और इकोनॉमिक क्राइसिस भी इससे पैदा हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड एडिटोरियल की तरफ। और इस थर्ड एडिटोरियल में फूड वेस्टेज के हवाले से बात की गई है। तो 30 मार्च 2024, तो ये 30 मार्च जो है वो हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के तौर पर मनाया जाता है। तो इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि 2022 में ओवर अ बिलियन मील्स वर डिस्कार्डेड, यानी कि पूरी दुनिया में 1 अरब खाने जो हैं वो जाये किए गए सिर्फ 2022 में, जो कि 1.3 मील के इक्वल हैं उन लोगों के लिए जहां पे भूख का मसला है। दुनिया की जिस आबादी में भूख का मसला है, यानी कि अगर उनको वो सारा खाना दे दिया जाता तो वो उनके ओवरऑल सारे साल के खाने से भी ज्यादा होता। मतलब ये है कि मतलब वो सारा जो खाना ज़ाय हुआ है ओवरऑल पूरी दुनिया में 2022 में, अगर वो उन कंट्रीज को और उन लोगों को पहुंचा दिया जाता कि जिन कंट्रीज में लोग भूख से मरते हैं और भूख की वजह से वो कई दफा अपना खाना उनको पूरा नहीं मिलता दिन में, उनको अगर पहुंचा दिया जाता तो वो खाना इतना वाफर था कि उनकी जरूरत से भी 0.3 ज्यादा था। यानी कि अगर उनको 100 की जरूरत है तो वो 130 था। इतना खाना जाय हुआ। और फिर जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है यूएनईपी की, उसमें वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, उसमें ये बताया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही कि एक कंजर्वेटिव तौर पर कह देना कि जी वेस्टेज नहीं करना चाहिए, सिर्फ यहाँ तक नहीं है। प्रॉब्लम इससे आगे भी है। प्रॉब्लम इससे आगे है कि ये इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रफी भी पैदा करता है, इन्वायरमेंट के इश्यूज भी पैदा करता है, क्योंकि जाहिर है जो चीज वेस्ट में जाती है, फूड लॉस तो हो गया, लेकिन इस फूड लॉस्ट और वेस्ट की वजह से आगे चल के जो दुनिया में ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो पैदा होती है, वो 8 to 10% ऑफ वर्ल्ड वाइड ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यानी कि जो फूड का वेस्टेज है उससे पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैस 8 to 10% है। जो बाकी सोर्सेस से ग्रीन हाउस गैस पैदा होती है, जो कि क्लाइमेट चेंज पैदा कर रही है और दुनिया के क्लाइमेट को तबाह कर रही है, उसमें से समझ लें कि 10% ये फूड वेस्टेज की वजह से होता है। तो एक तरफ तो फूड फूड वेस्टेज, खाना जाया करके नुकसान होता है, और दूसरी तरफ से जो पोल्यूशन पैदा होती है और जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर असर पड़ता है वो भी बहुत ज्यादा है। और ये जो 10% बताया जा रहा है ना, ये एविएशन इंडस्ट्री यानी कि जहाजों के थ्रू जो पोल्यूशन पैदा होती है उससे 5 गुना ज्यादा ये पोल्यूशन है जो फूड वाली है। ये जरा फैक्ट्स एंड फिगर्स आप देखें कि कितना जो है वो इसको इसका असर है। तो बहरहाल फैमिलीज जो हैं वो 60% फूड अगर ज़ाय करती हैं, तो इसी तरह से रेस्टोरेंट्स जो हैं वो इससे भी ज़्यादा ज़ाय करते हैं। क्यों? क्योंकि समटाइम्स उन्हें फूड को डिस्कार्ड करना पड़ता है ओवर स्टॉकिंग की वजह से, कि वो ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं, बिकती नहीं है उतनी। मिस जज्ड पोर्शन साइज का मतलब ये है कि एक बंदा अपने खाने के लिए उतना मंगवा लेता है, या एक फैमिली अपने खाने के लिए उतना मंगवा लेती है जितना कि उन्होंने खाना ही नहीं होता, फिर वो ज़ाय होता है। या फिर कई दफा ऐसा होता है कि एक्सपायरी डेट्स वगैरह आ जाती हैं और उस एक्सपायरी डेट पे उस फूड को वेस्ट करना ही पड़ता है।
तो ये डेवलपिंग नेशंस जो हैं, ये वाला इशू डेवलपिंग नेशंस में और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस और लैक ऑफ रेफ्रिजरेशन भी इसकी एक रीज़न बन जाती है। मतलब जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके पास सहूलतें इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो कई दफ़ा ट्रांसपोर्ट करते हुए अच्छी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, तो ट्रांसपोर्ट करते हुए फूड की आइटम्स भी ज़ाय हो जाती हैं। उनके पास फूड को प्रिज़र्व करने के लिए रेफ्रिजरेशन और फ्रिज वगैरह रेफ्रिजरेटर नहीं होते प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से भी वो ज़ाय हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। तो ये डेवलपिंग नेशंस में ये वाला इश्यू और ज़्यादा है। तो बहरहाल ये ग्लोबल ट्रेजेडी है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये कहा गया कि फूड वेस्टेज एक ग्लोबल ट्रेजेडी है, इसके ऊपर डील होना चाहिए प्रॉपर्ली। और पाकिस्तान में भी ये चीज़ जो है वो स्पेशली फ़ील की गई है कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो न्यूज़पेपर कहता है कि हालांकि हमारा ये कल्चरल और रिलीजियस लेवल पे ये सिग्निफिकेंस है कि एक दाना भी ज़ाय नहीं होना चाहिए, उसको ज़ाय नहीं होने देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा बहुत सारा खाना ज़ाय होता है, स्पेशली वेडिंग्स में या कुछ और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसमें हमारा बहुत खाना ज़ाय होता है और इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। लेकिन न्यूज़पेपर कहता है कि थोड़ी सी उम्मीद की किरण एक पैदा हुई है, ग्लिम्प्स ऑफ होप। ये ग्लिम्प्स ऑफ होप एक अच्छा टर्म है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ग्लिम्प्स ऑफ होप पैदा हुई है कि जापान और यूके दोनों कंट्रीज ने इस के ऊपर टारगेटेड पॉलिसीज बनाई हैं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भी इसको डील करने की कोशिश की है। और हो सकता है कि इंशाल्लाह इससे आगे कुछ फूड का वेस्टेज कम हो और ये पूरी दुनिया फिर इन चीज़ों को फॉलो करे। लेकिन ये कोलैबोरेशन किसके थ्रू उसने बनाया है, अब हम बना सकते हैं फूड के वेस्टेज को कम करने के लिए, कि सबसे पहले प्रोड्यूसर और फिर रिटेलर्स और फिर कंज्यूमर्स ये सब ही इसके ऊपर पूरा फोकस करेंगे, तो हम इसके फूड वेस्टेज को कम करेंगे और फिर उन लोगों तक खुराक जाना शुरू होगी जो कि जिनको इसकी वाकई ज़रूरत है। तो कहता है कि अब हम इस पे मज़ीद जो है वो ज़रा देखते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट्स जो हैं वो इस पे इसके ऊपर बिहेव करती हैं। लेट्स सी। लेकिन कहता है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा प्लान बनाए और ये ओवरऑल जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है इसमें शामिल करे, क्लाइमेट प्लान्स के साथ साथ इसको भी शामिल करे, क्योंकि ये भी क्लाइमेट चेंज के जो अपना जो असबाब हैं, जो उसकी रीजंस हैं, उसमें शामिल है। ठीक है। गवर्नमेंट्स को चाहिए कि इसके ऊपर स्पेशल फोकस करें। फिर बिजनेसेस जो हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, उनको चाहिए कि वो अपनी प्रैक्टिसेस में देखें कि कहाँ पे ट्रू वेस्टेज हो रहा है, उसको कम करें। और इंडिविजुअल्स जो हैं, हम इंडिविजुअल के तौर पर अगर देखें तो हमें भी माइंडफुल कंजम्पशन करनी चाहिए फूड की। कोशिश करनी चाहिए कि खाना ज़ाय बिल्कुल ना हो, खाना ज़ाय बिल्कुल ना हो। तो इसमें ग्लिम्प्स ऑफ होप होप एक टर्म है जो लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज बूस्टर के तौर पर। तो 30th ऑफ मार्च 2024 के एडिटोरियल्स का एनालिसिस हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।